सो हे एवरीवन, आज हमारे साथ केतुल है। केतुल का रिसेंटली एक क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में एज अ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर सिलेक्शन हुआ है। तो अब आगे की जर्नी और केतुल का इंट्रोडक्शन केतुल खुद देंगे। सो केतुल, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hello everyone, my name is Ketu Dulera. I just completed my Bachelor of Pharmacy in 2023 from LJ Institute of Pharmacy in Ahmedabad. I live in Dholka, Ahmedabad. I am 22 years old and उसके बाद सर मैंने सेस शुभम सर के अंडर किया है। सो ये तो केतुल हो गया आपका इंट्रोडक्शन। आपने जब फार्मेसी ये जो ट्रेनिंग स्टार्ट की थी क्लिनिकल साइंस की, तो ये फार्मेसी अपनी पढ़ाई के दौरान की थी या पढ़ाई के बाद की थी? नहीं, मैंने पढ़ाई के बाद स्टार्ट की थी, लेकिन मैं रिसर्च करना पहले से स्टार्ट कर दिया था कि फार्मेसी के बाद कौन सा फील्ड मैंने करना चाहिए, मैं मास्टर्स के लिए जाऊँ या रिस्क लेके इस फील्ड में प्रोग्रामिंग फील्ड में आओ, क्योंकि ये इंटर कनेक्शन नहीं है इस फील्ड का, दोनों का एक प्रोग्रामिंग फील्ड है और वो फार्मा फील्ड है, लेकिन काम पैरेलली करते हैं दोनों, प्रोग्रामिंग और फार्मा फील्ड हेल्थ सेक्टर। ओके, लेकिन तो आपने ये डिसाइड कैसे किया केतुल? बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब मैंने जो पढ़ाई की है उसके बाद मेरे पास जो ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है। अब उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपने ऐसा खुद से कैसे डिसाइड किया कि मुझे क्लिनिकल साइंस ही करना चाहिए? या करेक्ट करेक्ट सबसे पहले मेरे पास भी यही बहुत कंफ्यूजन था कि क्योंकि जब पहला साल दूसरा साल होता है, फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होता है फार्मेसी में, तो कोई भी ग्रेजुएशन में होता है, तो हम कॉलेज में बड़े बिंदास होते हैं कि चलो अभी इस फील्ड में अच्छा है, क्योंकि हम स्कूल के बाहर जाते हैं तो उसके बाद हम ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फ्रीडम मिलती है। लेकिन जब थर्ड या फोर्थ लास्ट ईयर में आते हैं उसके बाद फिर सोचना स्टार्ट करते हैं कि अभी कुछ करना पड़ेगा अभी, मतलब इसके बाद। तो मैं इंटर्नशिप करने गया था कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी, मैंने इंटर्नशिप की थी कि फार्मेसी में लास्ट ईयर में आपको एक इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो जब मैं इंटर्नशिप करने गया कैडिला में, तो वहां मैंने देखा कि जो मेरे प्रोडक्शन में हुआ था इंटर्नशिप, तो वहां मैंने देखा कि लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब पूरा दिन, मतलब सुबह 8 से 4 मतलब ये जॉब कर रहे हैं। उसके बाद भी मैंने कुछ सैलरी वगैरह भी पूछे उनसे छुपके से, तो उन्होंने बोला कि इतनी इतनी सैलरी है। तो फिर मुझे पता चला कि 4 साल के बाद भी, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी और इतना वो मेहनत करते पूरा दिन प्रोडक्शन में, और यहाँ तक कि ग्लव्स पहनते, शू कवर पहनते, पूरा पीपी किट ढंग के, आपके पास कोई फोन नहीं, बाहर की दुनिया से कनेक्शन नहीं, उसके बावजूद भी उनकी सैलरी इतनी कम है। तो मुझे लगा कि मुझे भी उसके बारे में कुछ सीरियसली लेना चाहिए। तो फिर जैसे इंटर्नशिप खत्म हुई ना, मैं बड़ा डिप्रेस हो गया। उसके बाद मैंने आकर सर्च किया यूट्यूब पे कि इसके बाद हम क्या कर सकते। तो एक मुझे रैंडमली सजेशन हुआ कि ये 5 जॉब है जो हाईएस्ट पेइंग है, जो बी फार्म के बाद आप कर सकते हो। तो उनमें से एक ए बी आया कि सबसे फर्स्ट में था सेस प्रोग्रामर। तो मुझे तो पहले ये पता ही नहीं चला सेस प्रोग्रामर क्या है। तो फिर मैंने दूसरी तरह की स्टार्ट किया कि सेस प्रोग्रामर क्या है। तो उसमें आपका सजेशन हुआ वीडियो। तो उस समय तो आप 7 या 8,000 के पे सब्सक्राइबर भी हो गए, शायद उससे भी कम हो गए जब मैंने ये ढूंढना स्टार्ट किया था। फिर मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम का लिंक देखा, तो फिर मैंने कनेक्ट किया आपसे कि सर मैं बी फार्म में लास्ट ईयर में हूँ, अब मैं क्या करूँ सर, मुझे मैं बहुत डिप्रेस हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो सर ने बोला कि कल 12 से 1 बजे तक इस नंबर पे कॉल करना मुझे। तो आपने नंबर दिया, फिर मैंने हमारी बात हुई पहली बार, ये शायद आपको याद नहीं होगा, बहुत पहले की बात है, शायद 2 साल पहले की बात। तो सर ने बोला कि किया, तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो उस समय सर ने आपने थोड़ा बहुत सेस के बारे में बताया कि सेस ये है, मैं अभी इस फील्ड इंडस्ट्री में ही वर्क करता हूँ। तब आप अपने जॉब क्विट नहीं किया था, आप वहाँ काम करते थे उसका। तो सर ने बोला कि ये तो आप कब से ज्वाइन हो रहे हैं। मैंने कहा अभी तो मैं 7 सेम में हूँ, इसके बाद 8 में होगा। तो उसके बाद मैंने काफी करते हैं सर अभी तो। ओके, तो सही में केतुल, ये तो मुझे भी याद नहीं रहा कि हम 2 साल पहले भी कनेक्ट हुए थे। तो केतुल, फाइनली आपने मुझे रिसेंट में भी कनेक्ट किया होगा, राइट? स्टार्ट करने से पहले। तो फाइनली ये जर्नी थी क्योंकि आपने इंटर्नशिप के वक्त देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें, जॉब्स हैं जो कि नहीं अच्छी है, फिर आपका मन हुआ कि आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा अब क्या अच्छा है, नहीं तो आगे की चीज़ें शायद अच्छी ना हो डिफ़ॉल्ट मैनर में। फिर आपने फिगर आउट किया, फिर आपने डिसाइड किया ये ठीक है। करेक्ट। अब अब दूसरी चीज़ आ जाती है। पहला स्टेप ये होता है कि कोई स्टूडेंट होता है कि कॉलेज के बाद क्या करे। तो आपने क्या फिगर आउट कर लिया, ये आपने बताया। उसके बाद आता है कि अगर जैसे कि क्लिनिकल साइंस या टेक्नोलॉजी वाले जॉब्स हैं, इसमें क्या सीखना पड़ता है थोड़ा सा अच्छा खासा, सॉफ्टवेयर प्लस डोमेन नॉलेज। जैसे क्लिनिकल साइंस में सॉफ्टवेयर प्लस डोमेन नॉलेज। तो अब बात यह आती है कि हम कहाँ से सीखें, क्या
हमने फिक्स कर लिया, अब ये जो क्या है ये सीखे कहाँ से, तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि ये कहाँ से सीखना चाहिए? हाँ, पहले तो मैं सोच रहा था कि इसके लिए कोई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादातर, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि आप पढ़ कर आ सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल है, पूरा ऑनलाइन करना पड़ता है, पूरा लैपटॉप के थ्रू करना पड़ता है, और ऊपर से कोडिंग, जहाँ का मेरा बैकग्राउंड कोडिंग बिल्कुल नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि इसके लिए मैं ऑनलाइन से बेटर है कि मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लूँ इसके लिए। और यहाँ था भी, लेकिन हमारे यहाँ अहमदाबाद में ही था, लेकिन उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि उसकी अराउंड 2.5 LPA, 2 लाख के अराउंड, तो मैंने सोचा कि इतना तो मतलब बहुत टफ है, इतना एक साथ जुगाड़ करना। तो फिर एक आप भी थे, वो भी थे, तो फिर मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि अभी इनके पास जाऊँ या उनके पास जाऊँ, क्योंकि पहले तो कोई ऑनलाइन अगर आपको बोलता है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे, भले ही फीस कम हो, लेकिन स्कैम का वगैरह कितना बहुत कुछ होता है, स्पैम वगैरह बहुत होते हैं। तो मैंने बोला कि एक बार सर से बात करती, लेकिन मैं कंटिन्यूसली बात करता रहता था, मतलब सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपकी वीडियोस भी देखता रहता था। फिर मुझे पता चला कि नहीं सर, ऐसा स्कैम वगैरह नहीं है। फिर आप कुछ इंटरव्यूज भी करते थे स्टूडेंट्स के, तो उस दौरान भी मैं देखता रहता था कि नहीं सही है, नहीं गलत नहीं है। ठीक है, तो फाइनली अगर मैं ये बोलूँ, चलो ऑनलाइन और ऑफलाइन का, तो केतुल एक दूसरी चीज़ ये भी थी कि जैसे आप अहमदाबाद के पास रहते हो, राइट? तो आपने एक रीज़न बताया कि वहाँ पे फीस ज़्यादा थी, शायद 2-2.5 लाख, और हमारे पास फीस उतनी ज़्यादा नहीं थी। और बट ऐसे भी तो बहुत इंस्टीट्यूट है जो सेम फीस में भी पढ़ाते होंगे, मतलब कम फीस में भी पढ़ाते होंगे, राइट? 60-70 में भी, 80 में भी। तो फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि नहीं यहाँ से ही, मतलब जो भी रेंज है, जो भी आपकी रेंज है, समझो अंडर 1 लाख में आपने सोचा, या जो भी आपने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ से ही उस रेंज में कि यही से पढ़ना है? क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है केतुल, आपको मार्केट में हर रेंज में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे। 2.5 लाख में जाओगे तो 2.5 लाख में भी, 1 लाख में भी, 70,000 में भी। तो आपने कैसे डिसाइड किया कि आपकी जो रेंज है, बजट है, उसमें आपको कौन सा चूज करना चाहिए? करेक्ट। तो उसमें तो ऐसा हुआ था, मैंने आपसे थोड़ा दिन बात किया था, तो मुझे वो कम्युनिकेशन बिल्कुल गैप नहीं लगा, कि जो वो ऐसा ऐसा जो टीचर होते हैं, ट्रेनर, वो जो आपकी मन की बात समझ लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, आप किस मेंटालिटी से अभी गुजर रहे हो, क्या क्या डिप्रेशन है वगैरह सब आप कुछ तो ऐसा मुझे आपसे बिल्कुल नहीं लगा कि ये सर भी, मतलब आप कम्युनिकेट करते होते ना, तो आप सामने वालों को अच्छा लग जाता है कि नहीं ये सर ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं सही है एपी। और मैं जब भी मेरे लिए पहली बार बात हुई थी ना, मतलब उसके बाद ये करने के बाद मैंने सोच लिया था कि नहीं अभी इनके साथ ही जाना है, मतलब कुछ भी हो जाए। तो मैंने फीस पे की थी आपको, शायद 11 बजे थे, शायद मैंने फीस एक साथ पे कर दी थी। उसके बाद सर मैंने आपको कॉल किया, शायद आपको पता होगा शायद, तो मैंने कॉल किया था। तो मैंने सर के एक बार फिर पूछा था कि सर सही कर रहा हूँ ना, मतलब ऑनलाइन ये सब करके सेल्स, तो कोर्स भी सही है ना, इसमें ग्रोथ वगैरह है ना? तो आपने बोला था कि तू एक बात समझ लो कि आप मुझे ढूंढते हुए आए हो, मैं आपको ढूंढते हुए नहीं आया हूँ। तो एक बात समझ लो कि जब भी आप किसी को ढूंढते हुए जाते हो ना, आप अपने मन से करते हो ना, तो वो सही होता है। तो उस टाइम मुझे लग आया था कि नहीं, अभी जो कुछ भी होगा ना, अभी यही है, अभी इसमें घुस जाना एक बार, फिर अगर एक बार ठान लिया तो फिर खत्म बात। तो वो मुझे बात पहले दिन से याद रह गई थी कि नहीं सही है। ये ऐसे आपने डिसाइड किया कि नहीं अब यहाँ से ही करते हैं, ठीक है, विद इन जो रेंज था। तो आपने सबसे पहले क्या करना है वो फिगर आउट कर लिया कॉलेज के बाद, उसके बाद कहाँ से करना है वो फिगर आउट कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द जर्नी ऑफ लर्निंग। सीखने की जर्नी केतुल आपकी कैसी रही, स्टार्टिंग से लेके एंड तक? स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो, जो आपका बैकग्राउंड नहीं होता, आपका स्ट्रेंथ नहीं होती, तो आपको स्टार्टिंग में तो वो होता ही है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं, और सेल्फ डाउट भी होते हैं, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया, फर्स्ट वीक में बताऊंगा कि वो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो सिंटेक्स याद नहीं ले रहे थे। सिंपल से सिंपल चीजें, वो भी एरर आ रहे थे, कुछ भी रन करो एरर, कुछ भी रन करो एरर एरर, सिंपल। कभी मैं सेमीकोलन मिस्टेक से भूल रहा हूँ, कभी वो कैपिटल की जगह स्मॉल केस में हो रहा है, तो ऐसे बहुत मिस्टेक आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहा था ना, फिर सब कुछ धीरे 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 होता जाए। मैं आपसे बात भी कर रहा था कि सर क्या हो रहा है, आप भी बड़ा समझा देते कि नहीं थे, ये तो बड़ी कॉमन मिस्टेक है, सबके पास आती है, सबके साथ होती है, तो तुम्हारे साथ भी होगी, ऐसा कुछ बात नहीं है, प्रैक्टिस करके जाओ, कीप लर्निंग इट। तो लर्निंग का आपको कैसा लगा? लर्निंग में आपकी सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी कब आई?
वो डिफिकल्टी कब रिजॉल्व होने लगी? सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आपको स्टार्टिंग के 1 वीक में आई, स्टार्टिंग के 15 दिन रही, कब तक रही सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी केतुल आपको? हाँ, मुझे एक्चुअली फर्स्ट वीक में ही रही, उसके बाद तो सब कुछ होते गए, मतलब एक दिन, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि इसमें 3 फेज होते हैं, बेस, एडवांस एंड क्लिनिकल। तो ज़्यादा टफ तो एडवांस है और क्लिनिकल है, लेकिन आपको लगेगा नहीं कभी एडवांस टफ है, क्लिनिकल टफ है, क्योंकि आप बेस एकदम एक बार चलना सीख गए होते हो, तो डिफिकल्टी आपको चलने में होती है, दौड़ने में कभी डिफिकल्टी नहीं होती। तो मैं यही समझता हूँ कि पहले बेस में मुझे डिफिकल्टी आई, हालांकि बेस इजी है, लेकिन इसीलिए आई क्योंकि मुझे पहले कुछ भी नहीं आता था, सिंटेक्स भी नहीं था। एक बार सिंटेक्स आ गए ना, फिर तो उतना डिफिकल्टी नहीं लगता। तो बेस में थोड़ा हुआ और स्टार्टिंग के फेज में, तो उसके बाद वो बेस भी आ गए, और एडवांस में तो सिर्फ जंप ही लगाना होता है, फिर बेस से एडवांस और एडवांस से क्लिनिकल। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि प्रोग्रामिंग का एक्सपोजर नहीं होता तो फंडामेंटल ही सबसे स्ट्रांग चीज होती है, राइट? क्योंकि फंडामेंटल हाँ आ गया तो उसके ऊपर तो सारे लेयर्स होते हैं, तो लेयर्स समझ में आ जाते हैं, लेकिन फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, तो फंडामेंटल में आपको थोड़ा सा टाइम लगा। तो अब एक चीज होती है कि समझो कि मैं तो स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो मोस्टली सारी चीजें ट्राई करता हूँ, उसको जो भी पूछता है बताऊँ। लेकिन एज अ स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने ऐसा क्या किया जब आपको डाउट ज़्यादा आते थे या प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी, तो आपने ऐसा क्या किया जिससे कि आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन आने लगा? क्या प्रैक्टिस बढ़ा दी, क्या टाइम बढ़ा दिया, मतलब ऐसा कुछ आपने किया था? हाँ, मैंने पहले जो एरर आती थी, जो मिस्टेक्स आती थी, जो मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैंने प्रैक्टिस बढ़ा दी। जितने भी रिकॉर्डिंग लेक्चर होते थे, वो डेली में 1-2 बार तो देखता ही था। पहले मैं एक बार लेक्चर अटेंड हो गया, उसके बाद भी मैं लेक्चर देखता था, और उसके बाद जो सिंटेक्स जो जितने भी हो वो खुद से लिखने के ट्राई करता था। और अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता था, तो हमारा डाउट सेशन होता ही था हफ्ते में, सैटरडे से पहले फ्राइडे होता था, या बीच आई में थिंक कई। डेली हो जाता था, हाँ, वैसे डेली हो कभी जाता भी था, डाउट। कभी भी डाउट हो, और डेली नहीं हुआ तो फ्राइडे तो पक्का ही है ही, मतलब ये वो डाउट से नहीं होता था कि चलो अभी फ्राइडे भी नहीं आया, तो वैसे मैं आपसे क्लियर करता था, तो फिर हो जाता था बस। तो उसे डिफिकल्ट जितना मुझे लग रहा था ना, कि जितना ऑनलाइन या वर्चुअली नहीं होगा शायद, तो वो उसमें स्मूथ जर्नी गई, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि अगर डिफिकल्टी आ रही थी लैपटॉप से पढ़ने में और ऑफलाइन पढ़ने में, ऐसा कुछ हुआ नहीं वैसे। मतलब वो आपको फील ही नहीं हुआ, आपने पहली बार हाँ ऑनलाइन ये इतना टेक्निकल मतलब सॉफ्टवेयर हाँ सीखा, बट आपको फील नहीं हुआ कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ डिफरेंस था? हाँ हाँ, वैसे वैसा कम्युनिकेशन कुछ एकदम ऐसा फील स्मूथ नहीं। था। सो ये हुई लर्निंग की चीज़। अब एक तीसरी चीज़, कि जैसे आपने बोला 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बेस, एडवांस एंड क्लिनिकल। तो आपने एक चीज़ तो बताया कि स्टार्टिंग में बेस सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी है, उसके बाद चीज़ें आसान होती गई। तो क्या क्लिनिकल में, जैसे बेस एडवांस में तो आप सॉफ्टवेयर सीखते हो, बट क्लिनिकल में आप क्लिनिकल लॉजिक सीखते हो, या एसडीएम, एडम टेबल लिस्टिंग, डोमेन, एसडीएम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। तो क्या वहाँ पे भी आपको डिफ़िकल्टी आई थी जब क्लिनिकल पहली बार किया था? हाँ, एक्चुअली क्लिनिकल में थोड़ा आया था डिफिकल्टी, क्योंकि वो जो हम यहाँ परफॉर्म करते हैं ना, वहाँ थोड़ा डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करना होता है, क्योंकि वो जो आप जितना भी शायद मैं बोलूंगा कि जितना 100% सॉफ्टवेयर सीखते हैं ना, उसका सिर्फ 5 या 10% ही वो काम आता है। वहाँ पर एक्चुअल परफॉर्म क्लिनिकल की बात आती है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से होता है। तो आपको पहले वेरिएबल देखने होंगे, उसके नाम पढ़ने पड़ते हैं कि इस वेरिएबल किसकी जगह है, और इसको हम कैसे यूज करते हैं। मॉक शेल से वो बनानी होती है, लिस्टिंग करना होता है, तो उसमें डिफिकल्टी आ रही थी कि ये यार ये तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे वेरिएबल से यूज टू होते गए ना, वो भी धीरे धीरे। तो ये हो गया लर्निंग। ठीक है, अब सेशंस के दौरान और भी सेशंस होते थे, राइट? कम्युनिकेशन बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सीवी मेकिंग, क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ये तो हो गया ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। अब ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली होगी, आपको एक नेक्स्ट फेज आता है, अप्लाइंग पार्ट। तो वो अप्लाइंग पार्ट के लिए आपको कैसा रहा आपकी जर्नी? मतलब इनिशियली आपको फियर ज़्यादा था, एक्साइटमेंट ज़्यादा था, या जब आपने शुरू किया अप्लाई करना? और आपने केतुल अप्लाई करना कब से स्टार्ट किया? क्या हमने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था उसके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या ट्रेनिंग खत्म होने के बाद? हाँ, एक्चुअली मैंने एक ट्रेनिंग स्टार्ट होने से 1 महीने बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था, सॉरी, अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था, जितने भी मैंने वीडियोस देखे ना, लोग यही बोलते हैं कि ट्रेनिंग के बाद 2 महीना लगते, 3 महीना लगते, और 8 महीने तक भी नहीं होता। तो मैंने वो देखा था कि 8 महीने तक क्यों नहीं होता, मतलब इसके बारे में ऐसा होता है कि क्या कोर्स, सेस कोर्स इतना लंबा चलता है। तो मैंने आपसे बात की थी, तो आपने बताया कि नहीं, सेस कोर्स जो है वो 3 या 4 महीने में अराउंड कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद 4 या 5 महीना इसमें चला जाता है, क्योंकि उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने कहा कि ये टाइम
कम करके मैं पहले दिन से क्यों ना स्टार्ट कर दूं, या 15-20 दिन, 1 महीने बाद क्यों ना स्टार्ट कर दूं। तो मैंने पहले से स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब ऑलमोस्ट आप हर कंपनी में मेरा CV ऑलमोस्ट पहुंच ही गया होगा, या कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी कि जिसमें मेरा कनेक्शन ना हो, या मेरे कोई ऐसा ना हो जिसे मैं जानता ना हूँ। तो ओके, तो आपने अप्लाई करना मतलब 1-2 महीने बाद ही स्टार्ट कर दिया था, तो इसको आप अपना एक प्लस पॉइंट ऐड करोगे। ओके, सो अब अप्लाइंग पार्ट ठीक है, आप अपने ये बताया कि अप्लाई करना केतुल स्टार्ट कर दिया था ट्रेनिंग के 1-2 महीने बाद ही। तो क्या जब आप अप्लाई कर रहे थे या लिंक्डइन पे विजिबल थे, तो क्या लग रहा था आपको? मार्केट कॉम्पिटिटिव लग रहा था, फियर लग रहा था, क्या होगा? या आप एक्साइटेड थे, नहीं मैं 4-5 महीने के लिए रेडी हूँ, कंटिन्यूस मैं करूँगा और जो होगा देखा जाएगा? इनिशियल क्या थे आपके? हाँ, अगर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं एकदम मुझे डर नहीं था, तो वो तो गलत होगा, क्योंकि हर बंदे को डर होता ही है कि उसका होगा कि नहीं, क्योंकि मार्केट इतना टफ है, इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट है कि मतलब बहुत बहुत कम जो वैकेंसीज है, वो सबको पता है। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स में, हर एक फील्ड में देख लो वैकेंसी कम ही है। मतलब आपको सही से अप्लाई करना पड़ता है, और सही से लोगों को कनेक्ट करना होता है। वैकेंसी आप एक्टिव रहना पड़ता है, एक्टिव लेबर आप करते हो तो फिर हो ही जाता है, मतलब ऐसा। तो इनिशियली तो मुझे लगा था कि चलो थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, लेकिन फिर मैं एकदम करता रहता था। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था ना, तो हालांकि हमारे कोर्स कंप्लीट हुए को 15-20 या 1 महीने हुए थे, बाकी दूसरे को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हमें 15 दिन हुए अभी से कहाँ, लेकिन मुझे थोड़ा वो डिफिकल्टी से आ रही थी, क्योंकि मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा था। वैसे देखने जाए तो 15-20 दिन ही हुए थे, लेकिन मैं 4 महीने से ट्राई कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्यों इंटरव्यू नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे। जैसे मैंने सबसे पहले ट्राई किया ना, हमारा बेस भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तब से मैं अपने CV में ये बना के घूम रहा हूँ कि मेरा बेस एडवांस एंड क्लिनिकल कंप्लीट है, और मैं सबको ऐसे भेज रहा हूँ रिक्वेस्ट कि मेरा ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ये है मेरे पास सर्टिफिकेट है, ये सब है। तो मैं ऐसे भेज रहा हूँ सबको। लेकिन तो फिर डिफिकल्ट इसीलिए मुझे हुई कि यार 4 महीने से अब भी नहीं हो रहा है, तो शायद उसमें ये थोड़ा ओके, फिर जैसे आप क्लास में बताते थे सबको कि चलो आपको सबको ऐसे मैसेज भेजने हैं, सबको ऐसे कनेक्ट करना है, तो मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही थी। मतलब ये काम तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, मतलब इसमें तो मतलब मैं अभी माहिर हो चुका हूँ कि लिंक्डइन में कैसे यूज करते हैं, सब लोगों से कनेक्ट कैसे करते हैं। तो मैं एक ही बिलीव कर रहा था कि नो मैटर व्हाट, यू हैव टू सेमलेसली नॉकिंग द डोर, कीप knocking it, someone and somewhere will definitely open it for you, just shamelessly knocking the door. तो यहाँ पे आपने एक चीज़ बोली कि ओपनिंग्स और इसके बारे में, तो यहाँ पे मैं केतुल बोलना चाहूँगा, एक्चुअली क्या होता है, एक सप्लाई एंड डिमांड। पूरे वर्ल्ड में क्या है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लोग पॉपुलेशन साइज काफ़ी अच्छा खासा है, और जॉब्स होती है वो इतनी नहीं होती, तो इसलिए मार्केट हमेशा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन फ्रेशर लेवल पे रहता है, क्योंकि जिसको नॉलेज है उसको तो कंपनी सामने से बुलाती है, लेकिन फ्रेशर लेवल पे कंपटीशन एंट्री होता है, वहाँ पे बैरियर्स होते हैं, तो वहीं पे हमें सबसे ज़्यादा टफ होता है। यानी मैं कहना चाहूँगा आपको करियर में एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको पूरी लाइफ करियर में इतनी डिफिकल्टी नहीं आने वाली, लेकिन आपको स्टार्टिंग में इनिशियल 6 मंथ्स 1 ईयर फॉर श्योर मान के चलो वो एकदम टफ रहेगा। क्यों? एक सिंपल सा फैक्ट है, कोई भी रोल उठा लो, सप्लाई क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सप्लाई हाई है, और डिमांड उतनी नहीं, उतनी जॉब्स वैकेंसीज नहीं निकलती जितने लोग हैं। दैट्स वन ऑफ द Correct. मेजर रीजन आई थिंक। सो आपने बताया आपने पहले से अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, जब मैं सेशंस में बता रहा था तब आपको लग रहा था ये चीज़ मैं पहले से ही कर रहा हूँ, या जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने 4 महीने हो गए, तो ऐसा कुछ सिचुएशन आया कि हो क्यों नहीं रहा, मतलब क्या हाँ, करना पड़ेगा? और ऐसा सिचुएशन आया तो आपने क्या किया? क्या आपने मुझसे बात की? क्या आपने किसी से पूछा या कुछ चेंजेस किए, या आप और क्वांटिटी बढ़ा दी आपने जो कर रहे थे उस चीज़ की? एक्चुअली मेरे पास आया था, क्योंकि हमारा उस टाइम क्लिनिकल अबाउट टू कंप्लीट, मतलब वो होने वाला था क्लिनिकल, और मैंने बहुत पहले से स्टार्ट किया 3-4 महीने से। तो मुझे लग रहा था यार अभी तक क्यों नहीं हो रहा, तब मैंने आपसे बात भी की थी। फिर आपने सेशन में बताया था कि नहीं इसका ऐसे अप्लाई करो, ऐसे अप्लाई करो, मतलब अगर आप जिस तरीके से अप्लाई कर रहे हो, अगर उससे रिजल्ट नहीं आ रहा था, कोई कुछ चेंज करो। तो फिर मैंने वो पैटर्न बना दिया था, सबको मैं कॉपी करके वो मैसेज भेजता था कि मैंने ये कंप्लीट की है, मेरा नाम ये है और मेरा नंबर ये है। तो फॉर्मेट। जैसे फॉर्मेट, हाँ वो फॉर्मेट मैंने बना दिया था। उसके बाद मैंने आपको भेजा कि ये मेरा फॉर्मेट है, तो आपने बोला कि नहीं इसे और कम करो। तो मैंने फिर भेजा, फिर आपने बोला इससे भी शॉर्ट करो। तो मैंने वो अराउंड मतलब 100 वर्ड का होगा, उससे कम करते हुए 30 वर्ड तक ले आया मैं उसे फॉर्मेट, और फिर सबको यही भेजने लगा।
कि चलो ये है मेरा फॉर्मेट, ये है, मतलब मैंने ये किया है, मतलब मैं देखता भी नहीं था। मैंने जैसे रिक्वेस्ट भेज, किसी ने एक्सेप्ट की तो फिर उसके डीएम में जाके सिर्फ पेस्ट कर दिया। तो कुछ लोग तो मुझे बोलते थे कि आई एम नॉट अ रिक्रूटर, व्हाई आर यू सेंडिंग मी दिस। तो आई बोले सॉरी सॉरी, ओके, जस्ट फनी। कुछ अच्छा, लोग तो, ऐसा भी होता है। हाँ ऐसा भी बहुत बार होता है। वो बोल रहे थे नहीं मैं क्यूसी फील्ड में हूँ, तुम मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं सेल्स डेवलपर हूँ नहीं। मैं कहा चलो ठीक है, कोई होगा तो बताइए, तो कि नहीं नहीं मैं बताऊंगा। तो फिर ऐसे भी होता है। सो यहाँ पे केतुल आप जो बता रहे हो ना वो फॉर्मेट वाला, तो एक्चुअल में केतुल क्या होता है, जैसे कि हम किसी को अप्रोच करते हैं गाइस, तो जब आप अप्रोच करते हो किसी को भी, तो आपकी एक स्ट्रक्चर होता है, आप उनको लिखते हो कुछ मैसेज में, राइट। तो मोस्टली क्या होता है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो आप एक स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हो। तो केतुल ने भी ऐसा किया था। तो क्या होता है, केतुल ने जब मुझे भेजा उनका स्ट्रक्चर जो भेज रहे थे, तो मैंने देखा वो काफ़ी बड़ा था थोड़ा सा, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा था। नो डाउट वो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स लिखे थे उन्होंने। बट क्या होता है, जैसे जैसे हम इस वर्ल्ड में मूव ऑन हो रहे हैं ना, फास्ट मूविंग वर्ल्ड में, जैसे जैसे आप वीडियो से शॉर्ट्स पे आ गए ना 60 सेकंड के, वैसे वैसे दुनिया भी, उनको ईज चाहिए, तुरंत चाहिए कि वो पढ़े, उनको एग्जैक्टली सारी चीजें समझ में आ जाए कुछ वर्ड्स में। उनको नहीं चाहिए कि वो 10-15 लाइंस पढ़ेंगे। ये मेरा जनरल सजेशन है। आप कोई भी स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हो तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी सीक्वेंस में नीचे, एंड कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा वर्ड्स होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके हाइलाइट्स हैं, यूएसपीज हैं, आप लिख दो, ठीक है, उतना इनफ है। क्योंकि अगर उनको इंटरव्यू लेना होगा या जो भी होगा तो आपका लेंगे, और क्योंकि 20-40 वो लिखने से मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ आएगा, क्योंकि सामने वाला उतना पढ़ता भी नहीं कई बार, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। जैसे जैसे हम टाइम को लेके कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं, टाइम को लेके वो होते जा रहे हैं, मतलब बहुत ही कम टाइम देते हैं अच्छी चीज़ों पे भी, राइट केतुल। अब नेक्स्ट चीज़, अब ये हो गया अप्लाइंग पार्ट में या रीचिंग आउट पार्ट में। तो अभी जो आपका इंटरव्यू, जिसमें आप जिस कंपनी में सेलेक्ट हुए हो, ये आपकी फर्स्ट कंपनी थी केतुल, या फर्स्ट इंटरव्यू था जिसमें आपने क्रैक किया, या इसके पहले भी आप इंटरव्यूज दे चुके हो या क्रैक कर चुके हो? एक्चुअली मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे और दोनों ही मैंने क्रैक कर दिए। इससे पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था जो आपने मुझे पिंग करके बताया था कि ये एक कंपनी है अहमदाबाद में ही है, उसको जाके कनेक्ट करो। तो मैंने उनसे बात की थी उनसे, तो उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया कि कल, एक्चुअली सुबह मैंने मेल किया उनको, तो उन्होंने बोला कि आज शाम को ही है मीटिंग आपको, इंटरव्यू। तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो मैंने उन्होंने इंटरव्यू दिया मैंने। तो उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने मुझे बोला कि उनके मैनेजर थे, तो उन्होंने बोला कि कल इतने बजे मुझे कॉल करना। आई सेड ओके। तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन हो गया है, हम आपको इतनी सैलरी पे ले रहे हैं। तो फिर मैंने सर से बात की, लेकिन वो लोग शायद 2 साल का बॉन्ड कराने की ट्राई कर रहे थे मुझे, कि 2 साल के बॉन्ड आप करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सर मैं सोच के बताता हूँ क्या है। तो उन्होंने कहा नो वरी, आप अपना टाइम ले लीजिए, फिर मुझे बताइए जो भी है। तो फिर सर मैंने आपसे बात की कॉल पे कि सर ये हो रहा है। तो फिर आपने तो बताया कि मतलब आपको इंटरव्यू मिल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, ऊपर से शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, ये और भी बड़ी बात है, और ऊपर से इतना अच्छा सैलरी दे रहे हैं, वो तो और भी बड़ी बात है, और ऊपर से आपके होम टाउन में ही है, तो आपको दूर भी नहीं रहना पड़ेगा। आप मतलब पास में रहकर भी अपने घर भी जा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। मैंने बोला कि सर ये बोल रहे तो फिर क्या करूं। तो फिर आपने तो बताया कि ले ही लो, अभी मिल रहे हैं ना, ले ही लो। 1 साल बाद शायद रोल आपको लगा अच्छा नहीं होगा, तो फिर सेस में तो आप ले भी सकते हो, और शायद अभी उन्होंने कोई और प्रोग्रामर कर दिया तो फिर भी ठीक है ना, वो भी सीखने को मिलेगा। तो मैं बोला कि सर मुझे मन नहीं मान रहा है सर, अभी रोल थोड़ा डिफरेंट सीडीएम रोल रोल है। था, राइट केतुल? यस, सीडीएम रोल था और बायोस्टेट का था। मेरी सर वो मुझे सेस करना है, वो नहीं हो रहा है। तो कि सर फिर आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने सर को फिर बता दिया कि सर मैं वो नहीं ले रहा हूँ। तो सर तो थोड़े शौक हो गए कि तू क्यों नहीं ले रहा है, मतलब मिल रहे हो नहीं ले रहा है, तुझे लेना चाहिए। तो सर ने बड़ा अच्छे समझाए, वो भी सही थे, मतलब उन्होंने डेटा समझाया कि 90% लोगों का नहीं होता है जो ऐसे करते, पहले नहीं लेते फिर उसके बाद भी वो। तो मैंने बोला कि सर नहीं लेना है अभी। सर ने बोला, उस टाइम भी मैंने बोला था कि सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो भी होता है उस कि टाइम पे मेरा कोई फैमिली में से केतुल, कोई। उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरे और केतुल के बीच में डिस्कशन चल रहा था। केतुल को एक इंटरव्यू अरेंज हुआ था, केतुल सेलेक्ट हो गए, एंड रोल था सीडीएम, और वहाँ पे एक क्लॉ था बट बॉन्ड था। तो बट बॉन्ड भी फ्लेक्सिबल था थोड़ा सा। तो मेरे और केतुल के बीच में डिस्कशन हुई, केतुल ने बताया सर मेरा इंटरव्यू क्रैक हो गया, बट ऐसी ऐसी चीज़ें, सीडीएम रोल है, थोड़ा बॉन्ड है।
तो मैंने केतुल को सजेस्ट किया कि गो फॉर इट, क्योंकि देखो 1-2 साल तो वैसे भी सीखने में चले जाते हैं, और सीडीएम और क्लिनिकल साइंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आप इजीली स्विच कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि मतलब खाली बैठने से अच्छा, बिकॉज़ वी नेवर नो दैट कि इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा। वैसे तो अगर कोई अच्छा ट्राई कर रहा है तो ही और शी, उसके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है? जिसके जैसे एफर्ट्स, जिसके जैसे तरीके, इम्प्रूवमेंट। बट जो करंट साइकिल मार्केट का चल रहा है उसमें मैंने देखा कि अच्छा खासा टाइम लग जा रहा है केतुल, राइट? 8 मंथ्स या 9 मंथ्स या 7 मंथ्स तो लग ही जा रहे हैं मिनिमम। तो उस हिसाब से मैंने केतुल को सजेस्ट किया, केतुल देखो मार्केट में 90% लोग ऐसे हैं जो जॉब ढूंढ रहे हैं, और आपको मिला है, मतलब एग्जैक्टली नहीं, बट सीडीएम भी मतलब ऑलमोस्ट वे इनफ। सीडीएम, स्टैट एंड बायो स्टेशन, दीज रोल्स आर वेरी गुड एंड द सैलरीज आर ऑल्सो गुड। तो आप ऑलरेडी टॉप 3 में हो, तो क्या दिक्कत है? तो पहले केतुल को मैंने सजेस्ट किया, केतुल फिर भी कंफ्यूज हो रहे थे, तो वहां पे मुझे ऐसा लगा केतुल ऐसा क्यों कर रहा है। बट क्योंकि मैं इस हिसाब से सोच रहा था कि आ, बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो। बाद में केतुल ने बताया कि सर ऐसा सिनेरियो नहीं है, मेरे पास थोड़ा टाइम है, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, मैं वेट कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा है। मैंने बोला देखो अगर आप वेट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा ना हो कि आपने सोच ना रखा हो दिमाग में और आपको प्रेशर आ जाए सडनली अगले महीने। क्योंकि ऐसा होता है केतुल, जब इंटरव्यू नहीं मिल रहे थे तब प्रेशर आया था, होता है। राइट? जस्ट इसके कुछ महीने पहले। बट मिला तो दिमाग थोड़ा रिलैक्स हुआ आपका कि नहीं हो रहा है, लेट्स गिव सम टाइम, आपको कॉन्फिडेंस आया शायद, मुझे लगा। ये मूड का ट्रांजिशन होता है। अब मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, राइट? कुछ पल पहले शांत था दिमाग, कुछ कुछ टाइम बाद अब मतलब करना ही है, समझ में नहीं आ रहा। तो उस उन ट्रांजिशन को देखने के बाद मैंने आपको सजेस्ट किया था कि कर लो। बट केतुल वहाँ पे, केतुल ने जब बोला कि नहीं सर मेरे पास इतना टाइम है, फिर मैंने बोला देखो अगर इतना टाइम है फिर तो वरी करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर उसके बाद ये जो नेक्स्ट इंटरव्यू, अभी जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो कौन सी कंपनी में हुआ है केतुल? और वो क्लियन था, रिसर्च में हुआ है, क्लियन का। क्लियन था रिसर्च क्लियन में। था। तो जो क्लियन था रिसर्च में जो आपका सिलेक्शन हुआ या इंटरव्यू हुआ, तो इसके पहले जिसमें सीडीएम में हुआ था, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था? मतलब कब ये इंटरव्यू मिला और कब हुआ? उस उसके बाद शायद एक एक 1.5 महीने का है होगा एक अराउंड। एक 1.5 महीने में आपको ये क्लियंता का इंटरव्यू मिल गया। और सो जो क्लियंता का इंटरव्यू हुआ आपका, तो केतुल जैसे कि इंटरव्यू हुआ, ओके 2 राउंड्स हुए, हाँ, ओके एक बार बात हुई ओके। तो आपको ऑफर टेली, लेटर मींस इंटरव्यू के बाद ऑफर लेटर में कितना टाइम लगा, 15 डेज या मंथ? या अराउंड 15 डेज, क्योंकि मेरा 12 मार्च को मेरा इंटरव्यू हुआ था, और सॉरी 13 मार्च को, 12 मार्च को मुझे कॉल आया था, और फर्स्ट राउंड वहीं हुआ था टेलीफोनिक। और 13 मार्च को मुझे ऑफलाइन के लिए बुलाया था, क्योंकि वो थोड़ा पास में ही था मेरे होम टाउन से। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आ जाता हूँ, तो 13 को मैं गया। तो उसके बाद तो फिर मतलब ऐसे 10 दिन भी कॉल नहीं आया, 15 दिन भी नहीं आया, तो मुझे शायद लग रहा था कि नहीं होगा अभी, चलो ठीक है। तो फिर मैंने इतने दिन तो मैंने शायद छोड़ दिया था मैंने, कि चलो पहले तो मैं इंटरव्यू दे के आया, तो मुझे लगा कि अच्छा ही गया है, क्योंकि जेन्युइनली मेरा बहुत अच्छा गया था, सब कुछ में अच्छा गया था इंटरव्यू में। मैंने आपसे बात भी की थी कि सर ऐसा कोई है नहीं जिसमें क्वेश्चन नहीं आया, एक आध छोड़ के शायद। तो मैं कॉन्फिडेंट था कि होगा, लेकिन 10-15 दिन तक कोई आया ही नहीं कुछ ऐसा ही। तो फिर मैंने कहा चलो अभी फिर से वो फॉर्मेट निकालते हैं अपने का, और फिर सबको चिपकाना स्टार्ट कर देते हैं अभी। फिर इतने दिन तो मैंने ट्रेनिंग भी छोड़ दी थी, मतलब मैंने कहा चलो हो ही जाएगा अभी सेस में, तो फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ा अभी। तो उसके बाद आ गया। तो फिर उनका तो पहले कॉल आया। एक्चुअली मुझे मेरा जो इंटरव्यू थे वो वहाँ के मैनेजर थे, अनुज सर थे और नईम सर, ये दोनों ने लिए थे। वो भी काफी अच्छे हैं। तो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंट कर दिया और कुछ मुझे सजेशन भी दिए। उसके बाद मुझे इंटरव्यू में पूछा कि आप कुछ पूछना चाहते, तो मैंने यही पूछा कि सर कुछ फीडबैक होगा इंटरव्यू का। तो उन्होंने यही बताया कि सीवी में जो है ना, जो आप लिखते हैं, अनुज सर ने बताया, हाँ, कि नईम सर ने शायद, दोनों में से, कि आप जो सीवी में जो लिखते हो ना, एक्सपर्टीज इन दिस एरे मैक्रो एक्सपर्टीज, वो मत लिखा करो। तो मैंने बोला ओके, सिर्फ इतना लिखा करो कि बेसिक मैक्रोस एंड बेसिक अरे, वो जो कुछ भी आपको आता है वो सिर्फ इतना लिखा करो, क्योंकि आप वो लिखते हो ना, एक्सपर्टीज एंड एडवांस नॉलेज इन दिस और दैट अरेज एंड मैक्रोस, तो उसका कुछ अलग मीनिंग निकलता है। क्योंकि वो इंटरव्यू जब बैठता है ना सीवी लेकर, तो वो ऐसे सवाल पूछेगा, फिर एडवांस लेवल के सवाल पूछेगा, तो फिर उससे अपने फंस जाओगे। तो नो वरी, आपको नहीं आता है तो मत ही लिखो,
ऐसा लिखो सर मुझे बेसिक नॉलेज है, तो वो उस हिसाब से पूछेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी लेती है ना, तो वो मतलब पहले 6 महीने तो आपको सिर्फ पढ़ाएगी, आपको ट्रेनिंग ही देगी। तो आप में कोई भी हो ना, उनको भी पता है कि हम 6 महीने में उनको ट्रेन इतना तो कर ही देंगे कि वो प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो जाएगा। तो उन्होंने यही सजेशन दिया, तो ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था कि गाइज हम सिंपली सीवी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिख देते हैं, उसकी जगह आप बेस एडवांस में टॉपिक लिख दो तो भी चलेगा। उसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें बिगनर या एडवांस या सारी चीज़ें, राइट। टॉपिक ही लिख दो, बेस के जो टॉपिक्स है, फंक्शंस या जो भी ऑपरेटर्स, स्टेटमेंट या जिस चीज़ में जो भी टॉपिक्स है आप सिंपली मेंशन कर दो। और बाकी इंटरव्यूअर अगर पूछते हैं, अगर आपको उसमें नॉलेज बहुत कम है तो आप बता सकते हो कि सर मुझे इस लेवल का ही नॉलेज है। बट सीवी में कुछ ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरव्यूअर की आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाए। और द वेरी फर्स्ट थिंग, आप वो चीज़ मत लिखो जो आपको बिल्कुल भी नहीं आती। जस्ट बिकॉज आपको सीवी में ऐड करनी है, वो एक वैल्यू क्रिएट करेगा। बट अगर आपको उसकी ज़ीरो नॉलेज भी नहीं है, 20% भी नहीं है, तो वो टॉपिक मत ही लिखो, आई बिलीव। क्योंकि सीवी आपका आपको रिप्रेजेंट करता है। तो आपका इंटरव्यू अगर अच्छा भी जा रहा है, अगर आपने सीवी में ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो आपको नहीं आती, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती, मैच नहीं करती कि आप जो बोल रहे हो और वो जो वहाँ पे चीज़ें लिखी है। तो सीवी, आई बिलीव, सबसे बड़ा पार्ट होता है केतुल आपका सीवी सही व्यक्ति तक पहुंचना, राइट। सीवी कैसा दिख रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। मेन मैटर आपको समझ में आया गया होगा कि आपका सीवी पहुंचना चाहिए उन तक। तो करेक्ट। ठीक है। अब ये तो हुआ कि सिलेक्शन का, ठीक है। तो सिलेक्शन होने के बाद आपको कैसा लगा फिर फाइनली वापस आपने वो स्टॉप किया अप्लाई करना, कॉपी पेस्ट, और रिलैक्स किया, कि नहीं, आपने और भी उसके सोचा कि बाद मुझे शायद और कुछ करना चाहिए? एज ऑफ नाउ तो वो मुझे इंटर्नशिप करा रहे हैं ट्रेनिंग की। तो उन्होंने बोला कि पहले इतने मंथ की इंटर्नशिप होगी, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो मुझे बोला कि मुझे लगा कि यार अभी तो मतलब मेरे पास कोई जॉब ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं अभी तो अगर इसको ना बोल दिया ना, तो सर इसके बाद मेरा कॉल ही नहीं उठाने वाले कि तू जो मिलता है उसका उसको मना कर देता है। पहले एक तो जॉब नहीं मिल रही लोगों को, तेरे को मिल रही तो रिजेक्ट पे रिजेक्ट किया जा रहा है। तो मैंने बोला कि अभी ले ही लो। तो फर्स्ट तो उनका कॉल आया था, तो बोला कि आपको 1 अप्रैल को ज्वाइनिंग है। तो मुझे लगा कि ये होगा कोई अप्रैल फुल को, क्योंकि 1 अप्रैल को है, कौन ज्वाइनिंग करता है। तो मुझे तो पहले अप्रैल फुल, मैंने 2-3 इंक्वायरी भी की, नहीं आप मुझे मेल भेजो, मेल भेजो। तो कि नहीं ठीक है मैं आपको मेल भेज दूंगा। तो 1 घंटे में उनका मेल भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि फेक ही है। तो कल सुबह उनका, तो मैंने कॉल किया कि आपने मेल भेजने वाले थे, मेल क्यों नहीं आया। तो कि नहीं अभी मेल कल सुबह भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेल जब आया दूसरे दिन सर, उनका क्लेम था की तरफ से, तो फिर मैंने आपको कनेक्ट किया कि सर अब कंफर्म है। और उसके बाद भी आपने बोला कि चलो अभी हम तुम्हारे वो करते हैं, क्योंकि मुझे मंडे से ज्वाइन होना था और सर ने बोला कि हम संडे को रिकॉर्डिंग करते हैं। मैंने कहा सर नहीं, अभी एक बार ज्वाइन हो जाने दो क्योंकि अभी भी अप्रैल फुल का वो डर है सर। क्योंकि 1 अप्रैल को है शायद, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो सर ने बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसका वीडियोस जो है ना वो 2-3 दिन बाद होगा शायद। मेरे को सर नहीं होना है, मतलब नेक्स्ट वीक ही करते हैं सर। तो सर ने बोला कि चलो ठीक है, चलो फिर फाइनली अभी हो गया। तो अभी एक वीक कंप्लीट हुआ मेरा अभी। यहाँ पे केतुल ऐसा बोल रहे थे गाइस कि मार्केट में बहुत सारे स्कैम भी होते हैं, राइट। फेक ऑफर्स ऑफर्स बना के शेयर कर देते हैं, ये सारी चीज़ें एक्चुअली होती है। तो और कभी कभार ऐसा भी होता है, मैंने नोटिस किया कि कंपनी से आपको ऑफर, मतलब कंपनी ने वर्बली बोल दिया आपको कि आपको ज्वाइनिंग मिलेगा, बट नहीं मिलता। तो केतुल उन वजह से थोड़ा वो थे कि जब तक मुझे फाइनली ऑफर लेटर नहीं मिल जाता तब तक मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। और ओके। सो केतुल उसके बाद अभी मतलब आपको ज्वाइन करने के बाद कितने दिन हो गए अप्रॉक्स? एक वीक, 1 वीक। ठीक है, अभी हम ये नहीं पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, बिकॉज वो अंडर द कंपनी होगा, वो एक प्राइवेसी और पॉलिसी हो गया, ठीक है। तो बट बेसिकली आपकी इतना हम एज्यूम करते हैं ट्रेनिंग चल रही होगी, राइट। करेक्ट करेक्ट। ओके। ओके। सो केतुल अपनी तरफ से कोई फीडबैक देना चाहोगे, जो कि सबसे पहले हमने चीज़ें वैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप ही डिस्कस की। सबसे पहले फिगर आउट करना कि लाइफ में करना क्या है, अगर सीखना है कहीं और से तो कहाँ से, और फिर मिड द जर्नी। तो आप हर स्टेप पे कुछ अपने सजेशंस देना चाहोगे? सबसे पहला सजेशन कि फिगर आउट करना कि क्या करना है,
क्या करना चाहिए हमारे एजुकेशन के हिसाब से, तो उस पे क्या सजेशन है आपका, कैसे उसको फिगर आउट करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आप कोई चीज में घुस रहे हो तो पहले वहां देख लो कि उस फील्ड में सबसे ज्यादा ग्रोथ कितने हैं बढ़ने के। अगर उस फील्ड में जाने के बाद वो जो सक्सेसफुल बंदा है वो कहाँ तक पहुंच सकता है। अगर मान लो कोई फील्ड है उसमें आप इजीली एंटर हो जाते हो, लेकिन वहां पर सक्सेसफुल, उस फील्ड में सक्सेसफुल होने के बाद भी आप वहां तक ही पहुंचोगे और वहां पे पहुंचने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, तो फिर ये जितनी भी मेहनत की ना अपनी मशक्कत, वो कुछ काम नहीं आती है। तो मैं यही देखना चाहता था, अगर मैं वही फील्ड में होता तो मैं इजीली घुस सकता था। मतलब ये 8 महीने जो मैंने स्ट्रगल किया ना वो कभी मुझे करना ही नहीं पड़ता। लेकिन वहां वहां में 10 साल देने के बाद भी मुझे मैं सेम वहीं पर ही होता जिस दिन अभी हूँ। तो मैं यही चाहता कि अगर आप देख लो एक बार कि इस फील्ड में 10 साल के बाद मैं मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच जाऊंगा, और मैक्सिमम वहां तक पहुंचने के बाद भी क्या मैं सेटिस्फाइड होगा इस चीज से। अगर नहीं तो सिंपली छोड़ दो, कोई और ढूंढ दो। मतलब बहुत कुछ है, ऐसे भी नहीं है कि एक ही फील्ड है। अभी तो लोग मतलब कहाँ से कहाँ जंप कर रहे हैं सर, आप मान नहीं सकते। मतलब कोई आईटी एडमिन से सेल्स में आ रहा है, कोई वहां से यहाँ आ रहा है, कोई यहाँ से वहां जा रहा है। मतलब ऐसे कुछ लोगों को यही लगता है, क्योंकि लेट रियलाइजेशन होता है लोगों को कि 10 साल के हम्म। बाद समझ आ रहा है कि नहीं अभी नहीं आ रहा। हमारी बैच में भी थे एक सर, तो काफी काफी सारे लोग हाँ ऐसे हैं हाँ काफी सारे होते हैं उनको लग। जिनको, गाइज आज के टाइम पे इंटरनेट का पेनिट्रेशन ज़्यादा है, तो जैसे कि तो आपने पूरा किया तो इंटरनेट पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, राइट? लेकिन आज से 5-10 साल पहले उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, उतना एक्सपोजर नहीं था, उतने लोग चीज़ें शेयर नहीं करते थे, ना ही गूगल पे अवेलेबल था, ना ही यूट्यूब पे। तो जो डिफ़ॉल्ट साइकिल होती है कि पढ़ाई पूरी करो, जो जॉब मिलती है वो ले लो कैंपस से, ऑफ कैंपस से, और फिर करते जाओ। तो उसमें से कुछ कोहॉर्ट 50% 70% होता है जो मिल गया, बस उसमें ही लाइफ निकाल दी। 30% जब पता चलता है कि भाई कुछ बेटर है तो स्विच करने का ट्राई करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे चीज़ें बदल चुकी है। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ लोग पहले ही चीज़ों को ऑनलाइन सर्च करते हैं। एंड एक सिंपल सा फैक्ट है, जैसे मैंने आपको बोला, जब आप कोई चीज़ को सर्च करते हो ना तो आप कुछ ना कुछ बेटर ही निकालते हो। और जहाँ तक फेलियर और सक्सेस की बात करें तो गाइज मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, व्हाट आई फील। तो ये तो हो गया केतुल कि क्या करना है लाइफ में। अब डिसाइड कर लिया क्या करना है, तो उस प्रोसेस में कहाँ से करना है। और ये अगर कोई चीज़ सीखनी पड़े कहीं और से, अगर खुद से सीखने की है तो वेल एंड गुड है, लेकिन कहीं और से सीखनी है तो कैसे चूज़ किया जाए? कि आपको क्या लगता है कि कैसे चूज़ करना चाहिए कि मुझे यहाँ से सीखना चाहिए, यहाँ से सीखना चाहिए? क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? अ, मैं यही कहता हूँ कि मतलब जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो ना, अगर मेक श्योर कर लो कि अगर वो आपकी बात समझ रहा है कि नहीं। मतलब वो अपनी ही बातें सुनाया जा रहा है कि नहीं इसमें ऐसा होता है ऐसा होता है, आपकी बात बिना सोचे। जैसे मैंने आपसे कनेक्ट किया था तो आप सुन भी रहे थे और कुछ बातें जो है सजेशन दे भी रहे थे, तो मतलब और वो भी मतलब मैंने ऐसा नहीं किया था मुझे आपसे सेस ही करना है। मैंने यही कहा था कि सर मुझे इससे डिफिकल्टी आ रही है, अब मैं आगे क्या करूँ। तो आपने बताया कि और भी फील्ड ढूंढो। तो मतलब ऐसा नहीं था कि सर आपने अपने कोर्स के प्रमोशन किए जा रहे थे, नहीं आप मुझे ही कनेक्ट करो। तो आपने ये भी बोला था वहीं से करना है तो वहीं से कर लो। तो मुझे लगा कि नहीं, मतलब कुछ तो बात अलग है सर में। मतलब जो दूसरों से अलग बनाती है सर में, जो मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हो। दूसरों का क्या होता है, एक बार पढ़ा लिया तो फिर खत्म। हम्म, तो हम्म, मैं आज भी बोलता हूँ कि कितनी भी बार होता, मतलब मैंने कितनी बार कॉल सर को कॉल किया, सर अभी नहीं हो रहा है, सर अभी नहीं हुआ। सर ने बोला थोड़ा पेशेंस रखो हो जाएगा, क्योंकि सर को ऐसा लग रहा था कि अभी खत्म हुआ है ना, ये ऐसा क्यों बोल रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब 15 दिन तो हुए, 20 दिन, ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन शायद उसके पीछे का रीजन यही था कि मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा था नहीं हो रहा था। तो फिर यही होता है कि मतलब वो आ जाता है। मतलब आप किसी कनेक्ट करते हो ना 2-3 बार कॉल करते हो तो वो समझ आता है नहीं यहीं से करना है। मतलब कुछ भी हो हम्म। तो यही से करो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मतलब अगर इसको हम पॉइंट्स में बोले तो सबसे पहली चीज़ कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझ रहा है कि नहीं, राइट? और सबसे पहली चीज़ आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि वो आपको पढ़ा पाएगा कि नहीं, राइट? आपको पढ़ा पाएगा कि नहीं, और वो आपको अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं। और तीसरी चीज़ सपोर्ट, हमको लॉन्ग टाइम तक सपोर्ट का वो लगता है कि बाद में भी सपोर्ट करेगा कि नहीं, बिकॉज़ काफ़ी जगह आप शुरू तो कर देते हो, उसके बाद सपोर्ट खत्म हो जाता है, ड्यूरिंग द करेक्ट। ट्रेनिंग या ट्रेनिंग के बाद। मुझे लगता है ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि गाइस आप में से बहुत सारे लोग आज के टाइम में, मैंने ऐसा केतुल देखा है
कि कोई महाराष्ट्र से स्टूडेंट थे, आई डोंट नो, तो उनका मुझे काउंसलिंग के लिए कॉल आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने हैदराबाद में सर एक इंस्टीट्यूट देखी है और मैं वहाँ ज्वाइन करने वाला, मैं विजिट करके आया हूँ, मैंने 30,000 पे कर दिया है, कुछ 2 लाख 2.5 लाख, कुछ मुझे याद नहीं, 1.5-2 लाख फीस है। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप मेरे पास आके पढ़ो, फीस मेरी कम है, मैं ऐसा बोलता हूँ आप कहीं से भी पढ़ो। और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो लोन लेके फीस भरने वाले थे, यानी कुछ पैसे उनके पास थे और कुछ पैसे लोन ले रहे थे, लोन ले लिया था। तो मैंने बोला लोन लेके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब, और आपके पास अच्छे खासे ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने बोला कि आप जिस सिटी में हो, अगर उस सिटी में नहीं मिल रहा आपको अपनी रेंज में, अंडर 70, अंडर 80 या अंडर 1 लाख, तो आप ऑनलाइन ढूँढ लो, थोड़ा रिसर्च कर लो। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप लोन लेके या 2-2.5 लाख लेके या 1.5 लाख भी लेके आप वहीं पे जाओ हैदराबाद में, उसके बाद रहने खाने का खर्चा, राइट, 1 ईयर। अब मैंने तो ऑलमोस्ट हर सेकंड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को थोड़ा बहुत गाइड कर लिया, ट्रेन कर लिया, मुझे आइडिया आ गया कि क्या चल रहा है। तो मैंने एक साइकिल देख लिया कि प्लेसमेंट किसी के हाथ में नहीं होता। मुझे ऐसा केतु लगता था कि बड़े इंस्टीट्यूट है तो उनके हाथ में काफ़ी अच्छा कंट्रोल होगा। बट धीरे-धीरे पता चलता है कि किसी के हाथ में नहीं होता, क्योंकि जितने स्टूडेंट को ट्रेन कर रहे हैं, चाह के भी नहीं प्लेस कर सकते। और कंपनीज़ भी करेक्ट। एट द एंड अपने हिसाब से प्लेस करेगी। लेट्स सपोज़ केतुल आपकी कंपनी है, मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हूँ, तो आप एट द एंड ठीक है, 1-2 बच्चे ले लोगे, बट आप तो इंटरव्यू के बेस पे लोगे, राइट? आप करेक्ट। स्क्रैप तो करेक्ट। नहीं भरोगे, आपको भी अपनी कंपनी बड़ी करनी है, राइट? अगर टाई अप भी होता है, कुछ भी होता है, एट द एंड कंपनीज़ आर लुकिंग फॉर टैलेंट। तो आपके पास नॉलेज है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको ट्रेनर ने अच्छे से पढ़ाया है, तो दैट इज़ पॉसिबल। सो फिर भी केतुल मैंने वो केस में नोटिस किया कि स्टूडेंट ने वो लोन लेके वहीं से पढ़ने का चूज़ किया। मैंने उससे बोला था कि आप कहीं से भी कर लो, बट लोन मत वो करो, प्रेशर क्रिएट होगा आप पे। बट अगेन, तो गाइज़ बहुत बार मैं यहाँ पे कहना ये चाहता हूँ कि बहुत बार हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है कि बस यही है, उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं ये ही ऑप्शन है, मुझे कैसे न कैसे पैसे अरेंज करके यहीं से करना है। तो ऐसा मत रखो, अगर आपका बजट 50 के का है तो आप 50 के में ढूँढो, अगर आपका बजट 40 के का है तो आप 40 के में ढूँढो। आपको मिलेंगे 10, ये मैं लिख के देता हूँ, मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे फॉर श्योर पता है। अगर आपका बजट लाख रुपए का है, तो आप ढूँढो, देखो आपको कौन-सा बेटर लगता है, बट फ़ोर्स मत हो जाओ किसी का। आज के टाइम पे इंटरनेट पे ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा है और ब्रांडिंग का गलत यूज़ हो रहा है आज के टाइम पे गाइस। तो ज़रूरी नहीं कि जिसकी ब्रांडिंग अच्छी हो, आपने देख लिया तो वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी हो। आप खुद बात करो, देखो, और सॉरी, आप खुद चीज़ों को देखो और अपने आप को फ़ोर्स मत करो कि मुझे 1.5 लाख, 2 लाख, लाख रुपए, आपका जो भी बजट है उसमें देखो। डोंट फोर्स योरसेल्फ, डोंट फोर्स योर पेरेंट्स टू पे सच ह्यूज चंक ऑफ मनी, ठीक है? क्योंकि एट द एंड आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एट द एंड ट्रेनर अच्छा है तो आपको अच्छा ट्रेन करेगा। एंड ओके, दिस वाज अबाउट द ट्रेनिंग। नाउ अबाउट द लर्निंग पार्ट, केतुल, कि लर्निंग के वक्त कितने आवर्स देने चाहिए एक स्टूडेंट को? आपको क्या लगता है कितने आवर्स प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक्चुअली मैं बताऊँ तो मैं तो अभी मैंने पूरा पूरा रिस्क लेके ही आया था, हम्म, क्योंकि अगर मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो आइदर आई चूज़ द मास्टर्स हम्म, और सेस। तो मैंने बोला मेरे पापा को कि नहीं, अभी घर पे ऐसा करना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी सेस ही करना है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सेस मत करो, सेस करो लेकिन मास्टर्स भी करो और सेस करो, दोनों करो। या नहीं जम रहा है तो मास्टर्स हम्म, करो, उसके बाद सेस कर दो। तो मैंने बोला कि नहीं, मतलब अगर मास्टर्स करना है तो फिर सेस का कोई मतलब नहीं है, और सेस ही करना है तो मास्टर्स का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों, अगर आप, उसका कोई लिंक ही नहीं है इस चीज में। तो उनके लिए थोड़ी स्ट्रेंज बात की थी, मतलब क्योंकि वो क्या हो रहा है, क्योंकि अभी जितने भी हमारे रिलेटिव आ रहे हैं ना, वो इधर फार्मा कंपनी में, और जो भी फार्मा में कंपनी में है ना, वो यही देख रहा है कि उनका जो बॉस है उन्होंने डिग्री क्या की हुई है। क्योंकि वो फार्मा में जा रहे हैं, उनके बॉस है उन्होंने मास्टर्स की हुआ है, और उनकी सैलरी वो देख रहे हैं कि उनकी सैलरी 80,000 है या 1 लाख है। तो उनको यही लगता है कि मास्टर्स करना ही चाहिए, तो वो यही सजेशन देते हैं कि आप भी मास्टर्स कर लो, आपका बेटा को मास्टर्स ही कराओ। क्योंकि लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उनका 80 लाख सैलरी या 1 लाख सैलरी कितने सालों के बाद हुई है। वो कम से कम 20-25 सालों के एक्सपीरियंस के बाद वो वहां तक पहुंचे, 1 लाख सैलरी पे। तो लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यही कराओ। तो काफी सजेशन मेरे पापा को भी आए कि नहीं, आप मास्टर्स में भेजो, मास्टर्स ही कराओ।
लेकिन फिर पापा के लिए डिफिकल्ट होगा कि मतलब क्या करना है अभी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, आप एक काम करो, आप मुझे 1 साल दे दो, अगर मुझे सेल्स करना है, और अगर 1 साल में नहीं होता है ना कुछ भी, तो उसके बाद आप मास्टर्स बोलोगे तो मैं मास्टर्स के लिए जाऊंगा, और उसके बाद जो भी है। तो उन्होंने बोला कि हम आपके स्टडी के अगेंस्ट है ही नहीं ना, मतलब हम भी यही चाहती है कि तुम सक्सेसफुल हो, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मास्टर्स के साथ बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। मैंने कहा ठीक है, आप सिर्फ मुझे 1 साल दे दो, इसके बाद देख लेंगे। तो मैंने 1 साल कंप्लीट किया, अभी सेस किया। तो फिर मैं अगर इस साल नहीं होता ना, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कुछ करने के लिए, मैं मास्टर्स के लिए चला जाता, ये सही था। लेकिन अगर हो गया, मतलब रिस्क लिया, तो फिर वो भी फल भी मिलना ही था, मतलब मिल गया। तो उनके भी, मैं भी जो कहूंगा कि उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि चलो अभी काम पे जाओ, अभी अभी पढ़ाई हो गई, अभी ये वो तो उल्टा पढ़ाना चाहते थे कि नहीं पढ़ो। क्योंकि मैंने उस दिन वो ऑफर रिजेक्ट किया, तो उसी वजह से मैं कर पाया, क्योंकि अभी फैमिली में एकदम पैसों की कोई दिक्कत है ही नहीं, कि अगर मुझे 5 साल पढ़ना है तो मैं पढ़ भी सकता हूँ। इसलिए मैं रिस्क लिया कि चलो ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 2 3 ढाई महीने में, और 1 साल भी नहीं मिलता है तो भी मैं कर ही सकता हूँ, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। तो फैमिली का भी बहुत हाथ है इसके पीछे, मम्मी का भी, पापा का। ओके। तो इस फैमिली फैमिली जो सपोर्ट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि तुमने बोला। क्योंकि क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होने लगता है कहीं ना कहीं। सेल्फ का प्रेशर तो डिफॉल्ट होता ही है, आप मानो या ना मानो। जब अपना करियर बनाओगे तो करियर आपकी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट होता है। करियर, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि करियर आपकी जनरेशन चेंज कर सकता है। आपको चेंज करेगा ही, बट आपकी जनरेशन चेंज कर देता है एक अच्छा करियर, एक अच्छी जॉब। तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत अच्छा खासा एफर्ट जाता है, मेहनत जाती है। तो आप पे एक डिफॉल्ट प्रेशर क्रिएट होने लगता है जब आप इस जर्नी में होते हो। तो उस वक्त अगर पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है ना, तो थोड़ा प्रेशर और बढ़ जाता है। लेकिन अगर पेरेंट्स का प्रेशर नहीं रहता, तो जो सेल्फ प्रेशर है वो आदमी थोड़ा बेयर करता रहता है मूवमेंट, डबल प्रेशर नहीं होता। तो अगर कोई देख देख रहा है, तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, तो अपने पेरेंट्स को ये चीज़ें बताना कि मतलब ये एक जर्नी है, इसमें टाइम लगता है, कोई भी अच्छी चीज़ लाइफ में आसान नहीं होती। और अपने पेरेंट्स को पहले ही चीज़ें क्लियर बता देना कि इतना टाइम सीखने में लगेगा, इतना टाइम जॉब लेने में लगेगा। अगर इस चीज़ में नहीं होता तो मेरे पास प्लान बी है, और प्लान बी होना ही चाहिए। और मैं तो सबको धीरे-धीरे सजेस्ट भी करता हूँ कि अगर आपको लगता है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है फैमिली की, टाइम नहीं है, बेतुल के पास यहाँ पे टाइम था, उन्होंने जैसे बोला, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप XYZ स्टार्ट कर दो और जॉब के लिए अप्लाई करते रहो क्लिनिकल सैस के। जैसे इसमें मिले ट्रांजिट कर लो, अगर आपको ऐसा है तो। बट डोंट वेट फॉर 1 ईयर और 1.5 ईयर कि आप पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फाइनेंशियल कंडीशन भी है। सो चीज़ें सिचुएशंस के हिसाब से आपको अपना डिसीजंस लेना है। मतलब किसी का ऐसा सोच के नहीं कि इसका ऐसा हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। यू हैव टू फिगर आउट योर ऑन थिंग कि मेरा जो सिचुएशन है, मैं कितना टाइम वेट कर सकता हूँ। अगर इतना टाइम मैं नहीं होता तो मेरे पास प्लान भी क्या है। यू शुड बी रेडी विद दैट। देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट, इट्स अ प्रोसेस। For someone it can take less time, or for someone it can take more time as well. ठीक है। तो खिदुल, ये तो हो गई ओवरऑल सारी चीज़ें, वो हमने डिस्कस कर ली। अब आपकी तरफ से आप व्यूअर्स को कुछ सजेस्ट करना चाहोगे, जो अपना करियर ट्रांजिट करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, या इन द प्रोसेस है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, तो अपनी तरफ से कुछ सजेशंस उनके लिए। मैं यही कहता हूँ कि मतलब अभी आप जिस करियर में जाना चाहते हो, अभी आपका मन है, लेकिन जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी छोटी सी, तो आप उसमें चले जाओगे। तो लेकिन कुछ साल बाद भी आप यहीं रहोगे कि नहीं, फिर रिग्रेट होगा कि नहीं, इससे अच्छा मैं इस फील्ड में जाता तो शायद बेटर हो सकता था। जो आपका गट्स है ना, मैं चाहता हूँ कि उस पे जाओ, और थोड़ा कैलकुलेशन भी देखो कि इस पे ग्रोथ कितना है आगे। मतलब कंपटीशन तो होता ही है, हर फील्ड में होगा ही कंपटीशन, मतलब ग्रोथ भी देखना चाहिए। और कंपटीशन मत भागो। एंड कोई भी फील्ड में अगर एक बार घुस जाए ना, तो फिर अपना 100% दो, और कंसिस्टेंस दो। और कंसिस्टेंसी की एक बात है कि कंसिस्टेंसी विल नॉट गिव यू द गारंटी ऑफ सक्सेस, बट कंसिस्टेंसी विल बट इनकंसिस्टेंसी विल डेफिनेटली गिव यू द गारंटी ऑफ फेलियर्स। सो चॉइसेस इज योर्स। कंसिस्टेंस रह के चांस लेना है कि मैं सही होगा, या बिना कंसिस्टेंस देखे हार ही मान लेनी है, मतलब ये आपके ऊपर है। तो मैं यही कहता हूँ कि मैं ट्रेनिंग के ड्यूरिंग में कंसिस्टेंट बहुत था, मतलब मैं हमेशा ऐसे
कोई भी लेक्चर हो, शायद 8 बजे का लेक्चर हो, मैं सबसे पहले आ जाता था। और शायद कभी कभी तो 10 बजे का भी लेक्चर हुआ करते थे, बीच में थोड़े दिनों के बाद हमारे होते थे। तो फिर कभी कभी लेक्चर्स 11, 11:30, 12 बजे तक भी चलते थे। तो उस टाइम भी मैं इतनी एक्टिव एनर्जी के साथ था। फिर सर आपने भी एक बार बताया था मेरे बारे में कि केतुल के पहले इतना नहीं आता था, फिर उसके बाद आपने नोटिस कर लिया था। और उस दिन भी मैं अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था उस टाइम प्रेजेंट क्लास में, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में देखा था। तो फिर मुझे भी वहां से थोड़ा मोटिवेशन आया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बल्कि सर को भी लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो मतलब मैं सही डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ। तो ये भी थोड़ा मोटिवेशन मिला उस चीज से भी, ये भी सही। तो केतुल ने ये जो भी पॉइंट्स बोले गाइस, ये बहुत ही सही बोले। और केतुल एक किस्सा बता रहे थे बीच में, वो एक सेशन था। तो केतुल ने जब सेशन ज्वाइन किया था तो उनका कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजिकल स्किल मतलब नहीं थी उतनी अच्छी, ठीक है। बट सेशंस के दौरान मैंने केतुल की कंसिस्टेंसी देखी। तो एक दिन मैं कोई एग्जांपल दे रहा था तो मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि लाइक मुझे ऐसा लगता है कि केतुल जिस हिसाब से कंसिस्टेंट हैं और जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ों को जल्दी करेंगे। सो देखो, वैसे तो किसी के हाथ में कुछ नहीं होता, बट इफर्ट्स तो सबको दिखते हैं, राइट, थोड़ा बहुत। तो उस दिन मैं कुछ एग्जांपल दे रहा था, मैंने केतुल का एग्जांपल दे दिया कि देखो ऐसा सिचुएशन सपोजिट है, फिर भी वो ट्राई कर रहे हैं। अगर मुझे वो वीडियो मिलता है तो आई ट्राई टू अटैच द क्लिप एज वेल। एंड वो चीज़ केतुल ने शोकेस की, राइट। यहाँ पे उन्होंने बताया भी, अपने एफर्ट्स पूरे लगाए, मेहनत लगाई। तो गाइज देखो, मेहनत करो, कंपटीशन हर जगह है, जैसा केतुल ने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ। अच्छी चीज़ लाइफ में आपको लेनी है तो कौन सी अच्छी चीज़ मतलब सस्ती मिलती है? आपको काजू कतरी खानी है तो आपको चाहिए, मतलब सस्ते में नहीं मिलेगी गाइस, एंड यू हैव टू पे द प्राइस। उसके लिए आपको अच्छा कमाना पड़ेगा और उसके लिए अच्छी प्राइस भी पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि अच्छा कमा लिया तो जेब में रख के सस्ते में मिल जाएगा, नहीं, यू हैव टू पे द प्राइस। तो लाइफ इज नॉट हार्ड, इट्स समथिंग कि हम शायद बहुत स्मूथ लाइफ जी रहे थे, अब आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आके आपको बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि क्या सारी चीज़ें हैं, कैसे लाइफ में खुद के बलबूते पे कोई कुछ चीज़ पाते हैं। बिकॉज अब तक हम पेरेंट्स पे रहते हैं मोस्टली, और पेरेंट्स के बाद जब खुद पे चीज़ें आती है तो चीज़ें रफ लगने लगती है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देयर इज़ नो कम्युनिकेशन फ्रॉम योर कॉलेज एकेडमिक, फ्रॉम देयर इज़ वेरी लेस कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल। मैंने देखा है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में, पेरेंट और चिल्ड्रंस के बीच में भी काफ़ी मिसकम्युनिकेशन है, गैप है, गाइडेंस ना हो के प्रेशर हो रहा है, और कॉलेज से भी कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा। तो स्टूडेंट पे प्रेशर तब ज़्यादा हो जा रहा है कि स्टूडेंट को कुछ क्लियरिटी नहीं है। तो उसको कुछ क्लियरिटी नहीं है, उसने कॉलेज में पढ़ाई कर ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला अभी तक। कॉलेज में पढ़ाई करने के बाद भी स्टूडेंट को ढूंढना पड़ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, राइट। उसको कॉलेज में ही पता चल जाना चाहिए, कॉलेज को बता ही देना चाहिए, इसमें कितना टाइम लगेगा। तो अगेन मैं ऐसा बोलता हूँ कि हर कोई आपके लिए एक पुल की तरह होता है। आप उस जर्नी में, आप अपनी जर्नी के दौरान उस पुल से होके गुजरते हो। नो वन कैन गिव यू 100%, चलना आपको होता है। जब आप अच्छे से एफर्ट डालते हो, अच्छे से चलते हो, यू फिगर आउट अ वे। आप अपने लिए खुद एक क्रिएट करते हो सारी चीज़ों को, एंड जब आप क्रिएट करने पे आ जाते हो, आप अपने लिए बेस्ट क्रिएट करते हो। बट वो क्रिएट करने की जर्नी ईजी नहीं होती, और जब आपको डिफिकल्टीज आ रही होती हैं, आप यहाँ पे होते हो, और जब आपको सक्सेस मिलनी होती है, आपका सेल्फ लेवल, डिजर्विंग लेवल यहाँ पे पहुँच जाते हो। एंड यहाँ से यहाँ की जर्नी में ही सफ़र करना पड़ता है आपको, और उसको बोलते हैं रिफाइन प्रोसेस। तो कीतुल भी आई डोंट नो कैसे, लाइक क्या ट्रांजिशन था एग्जैक्टली, बट एक चीज़ होती है फॉर श्योर, कोई बंदा अगर जर्नी स्टार्ट कर रहा है और जर्नी खत्म हो गई है उसकी, उसको अच्छे करियर में जॉब मिल गई, इट मीन्स उसने अपने अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिजर्विंग बन जाता है काफ़ी चेंजेस करके उस रोल को। अब अगेन गाइज, आप अपना जर्नी को किसी से कंपेयर मत करना, अपना खुद फिगर आउट करो आप किस लेवल पे हो। किसी कोई बंदा अगर बचपन से कंसिस्टेंट है तो शायद उसके कम एफर्ट में उसको ज़्यादा रिजल्ट मिल सकते हैं, राइट। उसने बचपन से वो हैबिट डाली है। अगर आप कॉलेज से कंसिस्टेंट नहीं हो, आप फेल होते आए हो, तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, अगर चीज़ें अच्छी नहीं है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपके जो माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। बट इन शॉर्ट, किसी एक की कोई जगह नहीं है।
anyone can hold that position, but you have to become deserving to hold that position. And to become deserving, you have to go through a lot of processes. You have to refine yourself. It can be your communication, it can be consistency, it can be the way you are behaving with people, it can be your presence of mind, it can be XYZ. During this journey you improve all these things. तो चलो केतुल, आज के लिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एंड सो अगेन थैंक यू केतुल एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी इंजॉय करो, और इनिशियल 6 मंथ्स Thank you. या 1 ईयर तो अच्छी मेहनत भी करनी है आपको, तो वो भी करना। एंड तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड बाय बाय केतुल, मिलते हैं। Thank you, sir.